पहला इनकाउंटर हुआ विजय सिंह नाम के अपराधी का हुआ, सुंदर भाटी, ये सब लोग अभी जेल में हैं। यहाँ मुख्तार अंसारी के गिरोह में बहुत सारे लोग थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं थे। तो ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुसलमान अपने आप को असुरक्षित क्यों समझ रहा है, मतलब विश्वास क्यों नहीं हो रहा है भाजपा के ऊपर? देखिए, ये तो अब उनको सोचना पड़ेगा। जो हमारी नीतियाँ हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, सभी वर्गों को उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी तरीके से उनको जोड़ने के लिए चलाई गई। अब चाहे उज्ज्वला स्कीम हो या प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, मुद्रा योजना हो, क्या किसी का जाति धर्म देख करके, लिंग भेद देख करके तो योजना नहीं चलेगी? सबको समान रूप से दिया योजना गया। अग्निपथ योजना जो है युवाओं के लिए कहा है, जारी किया है। बड़ा विरोध हो रहा है, पूरे देश में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। विपक्ष तो लगातार इसमें हावी है। आज तो जयंत चौधरी से लेकर कई विपक्षी नेता जो है इसमें जो है युवाओं सम्मेलन वगैरह सब कर रहे पिछले हैं। चुनाव हुए तो अखिलेश यादव जी 125, उनका गठबंधन ने 125 सीटें जीती हैं। अगर इस ईवीएम की बातें, तो लगातार जब से भाजपा जीत रही है 14 से, उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो इस तरह की बातें वो लोग अपनी हार के छिपाने के लिए कर रहे हैं। और देश का जितना भी जो पीस लविंग सिटीजन है, जो शांत तरीके से रहने वाला है, चाहे किसी वर्ग का हो, वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ना कोई दंगा हुआ है 2017 के बाद, ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है। केवल अपराधियों, माफियाओं को, भूमाफियाओं को समस्या हो रही है। जो कॉमन सिटीजन है, किसी भी धर्म का व्यक्ति, वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा लोगों है। ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसी आप आपत्तिजनक चीज़ें डाल देते हैं, विरोधी चीज़ डाल देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें वायरल होने लगती हैं तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। जी, क्या कहेंगे? डिलीट का ऐसा विषय कि जैसे कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ऐसे तो कभी मैंने आज तक कोई गलत तथ्यों के आधार पर मैंने कोई गलत चीज़ नहीं पोस्ट की है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी लगी कि हो सकता है कि लोगों को नापसंद आई, 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि अगर उसको हटा देनी चाहिए, किसी ने बोल दिया, सजेस्ट कर दिया किसी मेरे फ्रेंड में या किसी शुभचिंतक ने कि नहीं, कि इसको सर हटा दीजिए, तो हटा दी गई होंगी। बाकी कोई गलत तथ्यों के आधार पर मैंने कोई चीज़ आज तक गलत पोस्ट नहीं की है, क्योंकि कई बार सत्य जो है कड़वा होता है, लोगों को सत्य नहीं पचता है। प्रशांत पटेल उमराव की क्या चुनाव लड़ने के भी आगे रणनीति है, चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी तक इस ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं। मैं तो एक वकालत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पार्टी में एक छोटा सा दायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता हो, तो जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो करता है। तो अभी मीडिया पैनलिस्ट का, टीवी डिबेट्स का दायित्व है, अभी फिलहाल वो कर रहा हूँ। आगे पार्टी जो भी निर्देश देगी, जो भी काम देगी, उसको हम अगर पूरी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लड़ना भी चाहिए। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं उसमें उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक देश के हम निवासी हैं। अगर पार्टी कोई भी आदेश देगी तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बीजेपी नेता हैं और मूल रूप से फतेहपुर की जहानाबाद से रहने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत पटेल उमराव की। प्रशांत जी, आपका युगांतर प्रवाह में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे व्यूअर हैं, कुछ लोग आपके विषय में जानना चाहते हैं कि प्रशांत पटेल उमराव है क्या? थोड़ा सा अपने विषय में बताइए। देखिए, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और फतेहपुर में पला बड़ा हूँ। वर्तमान में नोएडा रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व है मीडिया पैनलिस्ट का, और गोवा सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जी। शुरुआती अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो ये सब कहाँ से मतलब हुई? फतेहपुर से ही रह के पढ़ाई किया या? हाँ, मैंने जहानाबाद से पढ़ाई की, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर से। जी, जी। 12वीं तक की पढ़ाई फिर कानपुर में की। जी, जी। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ईविंग किशन कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद नोएडा से MBA, LLB, LLM करके जी, जी, जी। फिर 2015 से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सुप्रीम कोर्ट में। हैं। जी। सबसे पहले जब चर्चा में आपका मतलब ये आया कि प्रशांत पटेल उमराव, तो 2015 की बात आती जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आपका एक जहाँ पर 20-21 जो है विधायकों को आयोग करने के लिए आपने याचिका दायर की थी। क्या था पूरा वो मामला? जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो चूँकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीट एक पार्टी जीत गई थी। जी। चूँकि कानूनी रूप से छोटे राज्यों की असेंबलीज में 10% लोगों को ही विधायक बना सकते हैं, तो 10% यानी कि 7 लोग ही मंत्री बन सकते थे, मुख्यमंत्री मिला करके। चूँकि इतने सारे विधायक जीते थे, उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करना था, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 21 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर दिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मतलब एक डिप्टी मिनिस्टर का पद था, और हर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, हर विधायक को किसी न किसी मंत्रालय से अटैच कर दिया। उनको आवास भी आवंटित किए, सरकारी कार्यालय भी दिए, गाड़ी भी, चौखट ड्राइवन कार भी दी। और चूँकि ये असंवैधानिक था, संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार जो कोई अगर विधायक है या सांसद है,
किसी एक ऐसे अन्य पद पर नहीं रह सकता जिसमें उसे सरकार से किसी तरह का लाभ मिल रहा हो। लाभ का मतलब ये नहीं होता कि आपको मॉनेटरी ही बेनिफिट हो रहा हो, सरकार कोई सैलरी मिल रही है। आपको अगर सरकार की तरफ से कोई गाड़ी मिल रही है, आपको अगर प्रेस्टीज मिल रही है, कुछ आपको प्रेस्टीज एंड पेट्रोनेज, आपको अगर स्टेचर भी कुछ बड़ा मिल रहा है, कोई इससे सरकार पद, तो भी लाभ की श्रेणी में आएगा। आपको अगर गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है या सरकारी ऑफिस मिल रहा है, वहाँ बैठ करके आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो भी लाभ की श्रेणी में आता है। तो और उस जो उनका जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो पद उन्होंने दिया था 21 विधायकों को, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के परव्यू से बाहर भी नहीं रखा था। जब मैंने याचिका दायर की 19 जून 2015 को, उसके बाद वो आनंद फानन में 3-4 दिन बाद उसके लिए बिल लेकर के आया विधानसभा में। उसको सर्कुलेशन से, कैबिनेट में भी बिल लेकर के नहीं आया, सर्कुलेशन से उसको बिल को पास कराया, फिर विधानसभा में पारित करा दिया। और बाद में जब मैंने एलजी से रिक्वेस्ट की तो एलजी ने उनको उसके बिल को मान्यता देने से मना कर दिया। फिर ये मामला चलता रहा चुनाव आयोग में, और उसके बाद जाकर के 20 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति जी ने उनको विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया था। एक प्रकरण आया था जेएनयू का, कुछ मामला था जिसमें भी आपने याचिका की थी। हाँ, जेएनयू का उस समय जो देश विरोधी नारे लगे थे 2016 में फरवरी में, उस पर भी मैंने किया था। उसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले मैंने किए हैं। 2014 में एक फिल्म आई थी पीके, उस पर मैंने आमिर खान, राजकुमार हिरानी पे FIR कराई थी। ऐसे इस तरह की चीज़ें ही। और कन्हैया और उमर खालिद पे भी मैंने उनकी बेल याचिका कैंसिल करने के लिए मैंने याचिका लगाई थी। उसमें काफ़ी समय तक ये लोग जेल में भी रहे थे, हाई कोर्ट में। ऐसी कई सारी पीके फिल्म में ऐसा आपने क्या देखा जो मतलब पीके फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी, जो जैसे शिव जी को उसमें टॉयलेट में बंद करते हुए या दौड़ते हुए दिखाया गया, हिंदू धर्म प्रतीकों पर अपमान किया गया, तो मुझे चीज़ें लगी कि वो गलत हैं। सेलेक्टिव तरीके से एक रिलीजन को आप टारगेट कर रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर के मैंने FIR वहाँ पे दिल्ली में फाइल की थी। अधिकतर इस समय आप देखे जाते हैं कि टीवी डिबेट वगैरह में काफ़ी जगह आप लोग जाते हैं। सरकार इस समय भूमाफियाओं पर जो है शिकंजा कसने का प्रयास लगातार कर रही है। फतेहपुर के, अगर क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, फतेहपुर की बात करें तो 2 दिन से यहाँ पर एक सपा नेता है हाजी रजा, उनके उसमें जो है मतलब कुछ कुर्की की गई है, गैंगस्टर वगैरह लगाया गया है। तो दरअसल क्या लोगों का ये कहना है कि सरकार की मंशा केवल एक धर्म विशेष के लिए है, या ऐसे कृत्य जो सब लोग करते हैं उनके प्रति है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। और हम बिना किसी भेदभाव के जो हमारी जो योजनाएं होती हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के हित के लिए कार्य करती हैं। हम ना तो जाति देख करके काम करते हैं, ना धर्म देख करके काम करते हैं, ना प्रदेश देख करके काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही, चाहे अपराध के विरुद्ध हो, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो। 2017 में जब उनकी सरकार बनी थी, उसके पहले तक उत्तर प्रदेश में क्या आपराधिक स्थिति क्या थी, क्या हाल था, भ्रष्टाचार का क्या हाल था, सभी ने उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। मैंने भी बचपन में यहाँ से देखता आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो अपराधियों के विरुद्ध जो संगठित आपराधिक गिरोह चल रहे थे, उनकी सफाई का अभियान चलाया। और चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे विजय सिंह जैसे, जो पहला इनकाउंटर हुआ विजय सिंह नाम के अपराधी का हुआ, सुंदर भाटी, ये सब लोग अभी जेल में हैं। यहाँ मुख्तार अंसारी के गिरोह में बहुत सारे लोग थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं थे। तो ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुसलमान अपने आप को असुरक्षित क्यों समझ रहा है, मतलब विश्वास क्यों नहीं हो रहा भाजपा के ऊपर? देखिए, ये तो अब उनको सोचना पड़ेगा। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, सभी उनको सभी वर्गों को उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी तरीके से उनको जोड़ने के लिए चलाए गए हैं। अब चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, या प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, मुद्रा योजना हो, क्या किसी का जाति धर्म देख करके, लिंग भेद देख करके तो योजनाएं नहीं चलेगी। सबको समान रूप से दिया गया। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाएं कितनी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलती हैं। चाहे अगर 12वीं क्लास की बालिका पढ़ती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलती है। जो सामान्य मुसलमान है, जो शांति से रहना चाहता है, उसको कोई समस्या नहीं है सरकार से। लेकिन हर समाज में, हर वर्ग में, हर जातीय धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। समस्या केवल उनको है जो अपराध करना चाहते थे, अपराध नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसे कोई अविश्वास वाली बात नहीं है। अभी एक सरकार ने एक योजना, अग्निपथ योजना जो है युवाओं के लिए कहा है, जारी किया है। बड़ा विरोध हो रहा है, पूरे देश में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। विपक्ष तो लगातार इसमें हावी है। आज तो जयंत चौधरी से लेकर कई विपक्षी नेता जो है इसमें जो है युवाओं सम्मेलन वगैरह सब कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको कि मतलब इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब योजना वापस सरकार लेगी कि ऐसे ही जो है? देखिए, अग्निपथ जो स्कीम है, इसका ये काफ़ी पहले से 87-88 में इसका जो ये आया था प्रोजेक्ट, जब अरुण सिंह रक्षा राज्य मंत्री होते थे, राजीव गांधी जी के मित्र होते थे, उनकी कमेटी में ये उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि सेना में मूलभूत ढांचे में कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेना की जवानों की औसत आयु बढ़ती जा रही है और हम कई 3 तरफ से लगभग हम दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं। तो हमारी सेना की मारक क्षमता बढ़े और हम जो बाकी देशों को कम्पीट कर सकें, तो सेना में कुछ इस तरह के बदलाव होने चाहिए कि हम और यंगस्टर्स को उसमें कर सकें। और उसके पहले जो हमारे थल सेनाध्यक्ष थे, सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, उनका भी काफ़ी बड़ा प्रयास था। उन्होंने इस विषय पे काफ़ी बोला, ये दुर्भाग्य से वो अभी जीवित नहीं हैं। तो ये कई सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था। ये कोई सरकार का ही खाली अपना कोई एजेंडा नहीं है। इस सेना की जो ज़रूरतें थी, सेना की जो रिकमेंडेशन थी, उनकी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन थी, उनको आधार बना करके किया गया है कि नए यूथ को सेना में लाया जा सके, अधिक से अधिक यूथ को सेना के लिए उसको ट्रेन किया जा सके और जो सेना की जो औसत आयु है, उसको कम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि जब सेना अगर कोई चीज़ करती है, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, जी। तो देश के लिए और देश के युवाओं के लिए ये योजना बहुत सफल साबित होगी और इसमें कोई वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सरकार को ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये तो सेना की ज़रूरतें होती हैं, सेना का अपना बजट होता है, सेना को क्या हथियार चाहिए होते हैं, सेना को कैसे सैनिकों को रखना है, ये उनका अपना होता है, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। इसमें बात करें, अगर इस अग्निपथ की बात करें तो इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग जैसे बताई गई है। अमूमन जब सेना में लोग भर्ती होते हैं तो 3 से 4 साल तो केवल उनकी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग क्या युवाओं के लिए पर्याप्त है? और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई युवा 4 साल बाद रिटायर हो जाता है, सेना की सारी जानकारियाँ उसको मिल जाती हैं, तो क्या उसका कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता है? देखिए, अगर किसी को मिसयूज़ करना है तो 15 साल बाद भी रिटायर होगा तो मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन सेना, हमें भारतीय सेना सबसे अनुशासित सेना में विश्व में मानी जाती है और जो सेना के एक बार माहौल में चला जाता है, जी। तो उसकी सोच देश के प्रति हो जाती है, उसका फिर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहता है। और जैसा कि हमारे थल सेनाध्यक्ष ने और जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने बताया कि आप सेना में आइए तो आप देश सेवा का उद्देश्य रख के आइए। आपको अगर पैसा कमाना है और कुछ और करना है तो बहुत सारे प्रोफेशन है, सेना के अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सरकारी नौकरी, 5-6 करोड़ सरकारी नौकरियाँ हैं देश में, तो जा सकते हैं। तो जब सेना में एक बार आदमी घुसता है तो वहाँ जो उसका ट्रेनिंग होती है, जो माहौल होता है, तो उसको हम भारत की सेना के जवान पर कोई ऐसा संदेह नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ इस तरह का मिसयूज करेगा। और आप अगर सेना के बाद रिटायर होकर के भी निकलते हैं तो कहीं न कहीं सेना के प्रभाव में ही रहते हैं और आपकी भी ज़िम्मेदारी सेना सेना की रहती है। जैसा कि अनिल पुरी जी बोला कि ऐसा नहीं कि अगर हमारे यहाँ से रिटायर होके जो लोग 4 साल बाद चले जाएँगे, 75% लोग, तो उनको हम इस तरह के हम अनाथ छोड़ देंगे। उनकी आगे की भी हम देख-रेख और बाकी व्यवस्थाओं की हम ज़िम्मेदारी लेंगे, क्योंकि अब ये योजना भी इनिशियल स्टेज पे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। आगे क्या-क्या चीज़ें आएँगी, वो समय के साथ आती चली जाएँगी। तो हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ सेना पर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी सेना करेगी देश के हितों को ध्यान में रख कर के क्योंकि अच्छा ही जो करेगी। युवा मान लीजिए 4 साल के लिए आता है, उसके बाद पढ़ाई-लिखाई से भी काफ़ी दूर हो जाता है। उसके बाद फिर से वो रिकवर करना, फिर से जॉब के लिए करना, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं युवाओं के अंदर एक मतलब सोच डेवलप हो रही है कि 4 साल बाद आखिर होगा कैसे? उसके लिए डिटेल में सारी चीज़ें आई हैं सरकार की तरफ से भी, सेना की तरफ से, चूँकि अगर जो 10वीं पास होगा उसको 12वीं की डिग्री मिलेगी। जो 12वीं पास होगा उसके लिए ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन करने का भी ऑप्शन रहेगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स वो देंगे। और ऐसा नहीं कि अगर अभी ये चूँकि 23 साल कर दी गई है, वैसे तो 21 साल रहेगी। 21 प्लस 4 25 21-23 साल जो है इस बार के एक लिए। खाली एक बार के लिए, उसके बाद अगर 21 रहेगा, 4 साल बाद सपोज़ वो निकल भी जाता है, 25 साल में रहेगा। तो 25 साल कोई ऐसी एज नहीं होती कि अब आगे आपकी पढ़ाई का ऑप्शन समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग तो एयरफोर्स में रहकर भी, एक लड़का एयरफोर्स में जॉब करते हुए उसने यूपीएससी क्वालीफाई किया है। बहुत सारे लोग वकालत में आते हैं, जॉब से सेना से छोड़ कर के अन्य प्रोफेशन में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 25 साल में रिटायर होते हैं तो कोई अन्य प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी नौकरीज़ में जो अपर लिमिट है 28 साल रहती है, यूपीएससी में 32 साल है, पीसीएस में राज्यों की और रहती है। तो ऐसा नहीं कि आपका रास्ता समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सेना का जो कहना है कि आप वहाँ से जो अनुशासन लेकर के निकलेंगे, प्लस जो कुछ आपके पास अमाउंट रहेगा 11 लाख रुपए, प्लस जो आप सेविंग करेंगे उसको, और वहाँ की जो ट्रेनिंग रहेगी, तो आप कहीं न कहीं आप सफल ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप खाली बैठेंगे, उसकी चिंता सरकार करेगी, कॉर्पोरेट से बात हो रही है, तो अब इस पे अविश्वास करना मैं मानता हूँ कि ठीक बात नहीं है। जी, जी। अभी हाल ही में जो है चुनाव हुए हैं आजमगढ़ और रामपुर में, बीजेपी को जो है भारी जीत मिली है। आजम खान का एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि ये मशीनरी का दुरुपयोग है, मतलब बीजेपी ने फिर से वही ईवीएम वाला जो बात है, उन्होंने फिर कही। क्या कहेंगे इस विषय में?
अभी पिछले चुनाव हुए तो अखिलेश यादव जी 125, उनका गठबंधन 125 सीटें जीती हैं। अगर इस ईवीएम की बातें तो लगातार जब से भाजपा जीत रही 14 से उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो इस तरह की बातें वो लोग अपनी हार के छिपाने के लिए कर रहे हैं। और देश का जितना भी जो पीस लविंग सिटीजन है, जो शांत तरीके से रहने वाला है, चाहे किसी वर्ग का हो, वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ना कोई दंगा हुआ है 2017 के बाद, ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है। केवल अपराधियों, माफियाओं को, भूमाफियाओं को समस्या हो रही। जो कॉमन सिटीजन है, किसी भी धर्म का व्यक्ति, वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है। तो उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, इसलिए वो वोट दे रहा है। अब ईवीएम का बहाना है। हमारा तो रिजल्ट 10 मार्च को आया, आपने देखा हो 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे पर चले गए। तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं। हम ट्विटर के माध्यम से राजनीति नहीं करते हैं, जिस तरह के अखिलेश जी कर रहे हैं, घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। उनके नेता सहयोगी दल ही सवाल उठा रहे हैं। अब बताइए, अखिलेश जी ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने गए, ना रामपुर गए। क्यों नहीं गए? हमारे तो योगी जी गए। सारे हमारे 40 से अधिक नेताओं की, प्रदेश स्तर के नेताओं की, कुछ राष्ट्रीय नेताओं की ड्यूटी लगी थी। तो जनता देख रही कौन व्यक्ति काम करने वाला। वो रहे कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के दिन चले गए। भारतीय जनता पार्टी के समय फुल टाइम पॉलिटिक्स हो रही, 24/7 की पॉलिटिक्स हो रही है। आपको जनता से जुड़ के रहना पड़ेगा, जनता के कामों को करना पड़ेगा। उन सब मुद्दों पे जनता हमें समर्थन दे रही है। विपक्ष से लेके कई लोग ये कहते हैं कि भाजपा केवल जो है धर्म की राजनीति कर रही है। अभी रिसेंटली अगर मामले की बात करें, ज्ञान व्यापी का मामला आया, वहाँ चीज़ें उठाई गई। जबकि कानूनी अगर दांव पेच की बात करें तो जो पुरातत्व पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको उसी तरह रहने के लिए जो है कहा गया था। आप एक वकील हैं, वकील के तौर पर इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ज्ञानवापी मामले से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो मामला काफ़ी पहले से कोर्ट में चल रहा था और नई एक और याचिका हो चुकी। वहाँ 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। वहाँ टाइटल के लिए सूट नहीं था। सूट यह था कि हमें वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। और धर्म की राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी। 1991 तक ज्ञानवापी परिसर में पीछे जो माता जी का जो मंदिर है, उसमें वहाँ पे पूजा होती थी। मुलायम सिंह यादव ने बिना किसी कोर्ट के आदेश थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये पूजा बंद करवा दी, खाली ये कह के कानून व्यवस्था का हवाला दे करके। इस तरीके से यानी कि मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर आरोप लगा दिया कि हिंदू कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। उसी जो पूजा होती थी श्रृंगार गौरी माता की, उसकी पूजा को रिस्टोर करने के लिए वो महिलाएं कोर्ट में गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं। उनको उनकी वो इंडिपेंडेंट पिटीशन है। ना भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोर्ट में ना विरोध किया, ना समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही थी, जो सरकार का दायित्व है कि वहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, कोई ना दंगा हो। और जो कोर्ट ने अपना निर्णय दिया सर्वे करने का, सर्वे हुआ, जो चीज़ें सामने आई, अभी भी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। मामला उसमें कोर्ट में चल रहा है। जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, भारतीय जनता पार्टी का यह आधिकारिक स्टैंड है कि कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम करेंगे। आप फतेहपुर के रहने वाले हैं, आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहानाबाद की अगर हम बात करें, उसके आसपास जितना भी ग्रामीण अंचल क्षेत्र पड़ता है, जहानाबाद तो खुद ग्रामीण अंचल है, काफ़ी विकास से पिछड़ा हुआ है। तो कैसे मतलब आप तो बीजेपी में हैं, तो कैसे उस विकास की ओर उसको जो है अग्रसर करेंगे? क्या-क्या योजना अपने क्षेत्र और फतेहपुर के लिए है सरकार के लिए? सरकार की तरफ से कई सारी विकास की योजनाएं अभी चल रही हैं। जैसे अभी NH वाला एक काम चल रहा है, कानपुर इलाहाबाद प्रयागराज हाईवे वाला। इसके अलावा और अभी मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में खुला है। सड़कों की स्थिति अभी जो पिछले कुछ बीच में चुनाव के बाद से चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। अब नए मंत्री जितिन प्रसाद जी बने हैं, काफ़ी मैंने देखा है कि अब ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, टेंडरिंग का से लेकर के सभी चीज़ों का। तो समय के साथ चीज़ें उसमें बदलाव हो रहा है। और अब 5 साल समय हुआ तो 5 साल में चूँकि पिछले सरकारों में जो अव्यवस्थाएँ थी, वो पूरी उसकी वजह से उसको ठीक करने में 5 साल लग गए। अब अगले 5 साल में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी कुछ ही समय कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सब योजनाओं का लाभ फतेहपुर को भी मिलेगा और फतेहपुर भी बाकी जिलों से मिला करके कदम कदम मिलाकर काम करेगा। अभी विधायक निधि भी 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई सारे विधायकों को, तो उसका भी लाभ मिलेगा। जिले में 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इन सारी योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में आप लगातार एक्टिव रहते हैं। कई बार लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसी आप आपत्तिजनक चीज़ें डाल देते हैं, विरोधी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें वायरल होने लगती हैं तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। जी, क्या कहेंगे? डिलीट का ऐसा विषय कि जैसे कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ऐसे तो कभी मैंने आज तक कोई गलत तथ्य नहीं, तथ्यों के आधार पर मैंने कोई गलत चीज़ नहीं पोस्ट की है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी लगी कि हो सकता है कि लोगों को नापसंद आई, 1-2 बार ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि अगर उसको हटा देनी चाहिए। किसी ने बोल दिया, सजेस्ट कर दिया किसी मेरे फ्रेंड में या किसी शुभचिंतक ने कि नहीं कि इसको सर हटा दीजिए, तो हटा दी गई होंगी। बाकी कोई गलत तथ्यों के आधार पर मैंने कोई चीज़ आज तक गलत पोस्ट नहीं की है। क्योंकि कई बार
सत्य जो है कड़वा होता है, लोगों को सत्य नहीं पचता है, तो इसलिए लोग उस पे आरोप लगा देते हैं कि ये चीज़ें गलत है। कुछ लोगों का एजेंडा होता है कि आप जिस चीज़ को तथ्यों के साथ काउंटर ना कर सके, तो उसको आप डिफेम करना चालू कर दिए कि देखिए वो झूठ फैला रहा है या दंगा भड़का रहा है। तो ये ऐसी कोई इस तरह की कोई बातें नहीं है। प्रशांत पटेल उमराव की क्या चुनाव लड़ने की भी आगे रणनीति है, चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी तक इस ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं। मैं तो एक वकालत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पार्टी में छोटा सा दायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता हो, तो जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो करता है। तो अभी मीडिया पैनलिस्ट का, टीवी डिबेट्स का दायित्व है, अभी फिलहाल वो कर रहा हूँ। आगे पार्टी जो भी निर्देश देगी, जो भी काम देगी, उसको हम अगर पूरी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लड़ना भी चाहिए। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं उसमें उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक देश के हम निवासी हैं। अगर पार्टी कोई भी आदेश देगी तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत पटेल उमराव, उन्होंने हमारे साथ बेबाकी से बात किया। किसी और राजनेता के साथ हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।